बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हफ्ते का नया आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी ख़बरें हैं। तमाम तर लोगों की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अमरीका और ईरान के जो दूसरे मुज़ाकरात हैं उनका दौर शुरू होने वाला है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि रवां हफ्ते में ही ये दौर होगा। और इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस वक्त की सूरत हाल में तकरीबन 2 लॉजिस्टिक तैयारे नूर खान एयरबेस पर अमरीका के पहुँच चुके हैं और तैयारियाँ जारी सारी हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है, और चाहे जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं हैं, इस वक्त ये पूछते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर क्या कंडीशन है। तो आइए इस वक्त आपको इस्लामाबाद की कंडीशन बताते हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 3 यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ऐसी हैं जिनको बंद किया गया है। और इस्लामाबाद में अगर मेन इस्लामाबाद जो कि फैज़ाबाद से ऑनवर्ड शुरू होता है उसकी बात की जाए, तो हर सेक्टर में और मेन जो शाहराएँ हैं, जिस तरह श्रीनगर हाईवे, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, मार्गिला रोड, ये तमाम तर रोड्स जो हैं वो आज आर्जी तौर पर बंद होंगी। इस वक्त तो खुली हुई हैं, लेकिन कल जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दी जाएंगी। इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो ताहुक्म सानी बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद के होटल्स को मेहमानों से खाली करवाया जा रहा है और जुम्मे तक इन होटल्स को किसी भी नई बुकिंग लेने से रोका जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि रावलपिंडी में भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट है और रावलपिंडी की अहम शाहराएँ जो है वो भी बंद होंगी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि सदर फैज़ाबाद मरी रोड और एक्सप्रेस वे पर इजाफी नाके जो है वो कायम है इस वक्त। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो सुबह हम लोग भी ट्रैवल करके आए हैं, हमारे कलीग्स आए हैं, रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जब मूवमेंट शुरू होगी, ऑल्दो हर जगह पर हमें ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के जवान जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। पीर बधाई और 26 नंबर पर बस अड्डे जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। और ऐसी एक और चीज़ जो है वो मिसकंसेप्शन इस वक्त समझी जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, इसलिए आप प्राइवेट पर भी शहर से बाहर या अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयरिंग ट्रांसपोर्ट पर इस्लामाबाद से बाहर भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। इजाज़त है। हाँ। वो आप चाहे मोटरवे से आ रहे हैं या फिर चाहे आप शहर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो पर्सनल और प्राइवेट गाड़ियों की इजाज़त है। लेकिन इसके अलावा कुछ इलाके हैं जैसे रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन को बिल्कुल सील किया गया है, वो बिल्कुल बंद है। व्हाट इज एक्सटेंडेड रेड जोन? बाय द वे, कल मैंने सुना था ये एक मैरियट तक की जो है, एक तरफ मैरियट, एक तरफ सेरीना और एक तरफ डी चौक, नहीं डी चौक नहीं, मतलब डी चौक इज बेसिकली, और ब्लू एरिया तक इज एक्सटेंडेड रेड जोन। और उससे पहले का जो इलाका है दैट इज रेड जोन, द ब्लू एरिया। एंड हाँ, ब्लू एरिया जहाँ पर कुलसूम इंटरनेशनल बेसिकली आता है, उसकी हद तक रेड जोन को एक्सटेंडेड रेड जोन कहा जा रहा है। सो वो बिल्कुल सील किया गया है। लेकिन बाकी इसके अलावा जो है आप शहर में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हैवी गाड़ियों और उसका तो बिल्कुल ही दाखिला ममनू कर दिया गया है। लेकिन आप पर्सनल और प्राइवेट व्हीकल पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी सूरत हाल जो इस्लामाबाद के हवाले से। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और डेलीगेशंस भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उसके हवाले से भी जिक्र करेंगे। जंग के ऊपर बात होगी, आपको अपडेट करेंगे उसके हवाले से भी। लेकिन IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो तय पा चुका है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि जल्द अगली किस्त जो है वो जारी होगी। आपको पता ही है पाकिस्तान ने भी रिसेंटली एक बड़ी जो है वो रकम, बड़ी रकम अदा की है UAE को, जिसके बाद से हमें ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान के अंदर रिजर्व्स आएँ। सो वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो मुकम्मल कर लिया है, जिसकी वजह से जल्द अज जल्द उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो मंजूरी उसकी जानिब से मुतवक्के है, जिसके बाद अगली किस्त जारी हो जाएगी। S&P ग्लोबल रैंकिंग्स के नुमाइंदगान से भी मुलाकात हुई है, जिसके दौरान वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी, आलमी मालियाती मंडियों में वापसी पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल किया है। उनका कहना था कि इस माह $1.4 अरब का जो है बॉन्ड वो जारी कर दिया जाएगा और कामयाबी से अदा किया है हमने। वज़ीर ख़जाना सऊदी अरब के $3 अरब की इजाफी माली मावनत और $5 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 2028 तक तोसी का भी जिक्र किया गया। और इसके अलावा इजाफी माली मावनत और डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी से बैरूनी माली पोजीशन मजबूत होगी। वैसे मेरा यहाँ ये सवाल बनता है कि अल्लाह हमें मज़ीद कर्ज़ों का मोहताज ना करे कि हम मोहताज हो, लेकिन हम हमेशा ही वैसे यही करते आए हैं। लेकिन आखिर हमारा मुल्क ख़ुद कब मुस्तहकम होगा मुआशी तौर पे,
ये सबसे अहम अभी हो सवाल जाएगा, है। अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है ना, देखिए नाजिश, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जो है ना पर्सनली मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं और हर किसी के इख्तलाफात हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त की कंडीशन ऐसी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी इंटरनेशनल लीडर या मिलिट्री लीडर या सियासी लीडर किसी को भी इतनी इज्जत जो है वो मिलते हुए नहीं देखी। That's very true. और जितनी इस वक्त शख्सियत बुलंद हुई है दोनों इन शख्सियात की और पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है, विल होपिंग दैट कि पाकिस्तान की न सिर्फ वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं पाकिस्तान के हवाले से दूसरे ममालिक की, उनमें भी नरमी देखी हुई जाएगी। हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक लेबल है वो भी हटेगा, टूरिज्म हमारी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ेगी इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ेगी। वैसे अभी भी हमारी तरसीलाती ज़र भी बहुत अच्छी है, बट द पॉइंट इज़ कि हमारी जो हमारा मुल्क एग्रीकल्चर के नाम पे है, ठीक है, बट हमारी कोई खुद की अपनी इतनी ज़रूरी पैदावार है ही नहीं। दैट इज़ द इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ। हमने वही लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि हमारे जो असेंबल में जो 4 ज़रूरी प्रोडक्ट्स है उसमें से भी 2 ख़त्म हो गई है। सो द पॉइंट इज़ कि मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और सबसे बढ़कर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही बेसिकली मईशतें भी मजबूत होती हैं। सो अगर आपकी मुल्क का इन्वायरमेंट ऐसा हो तभी वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सफारती ताल्लुकात बेहतर होने से बेशक हमें प्लस पॉइंट्स बहुत मिलते हैं, और वो बहुत अच्छी बात भी है। मुल्क की ग्लोबली एक इमेज जो है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपके घर के अंदर का माहौल क्या है वो भी मैटर करता है। Exactly. आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं मार्का मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का ये कहना है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का कहना है कि गुज़िश्ता बरस मई में ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का कहना था, आलमी सतह पर अमन के लिए सियासी व अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहता हूँ। यस, इसमें बेशक कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो आलमी सतह पे पाकिस्तान की इमेज है, सफारती सतह पे पाकिस्तान की इमेज है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। और इनफैक्ट इसने जो हमारे दुश्मन ममालिक है, हमारे हमसाए ममालिक है, उनको एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने से आप हक़ाइक़ को दबा नहीं सकते। जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है, वो खुलकर सामने आती ही है। सो हमें जो सफारती सतह पे जो कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, जो हमने मार्काए हक जीता था, और अब उसके बाद आलमी अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो बेशक काबिल सताइश हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने परेड का मुआयना भी किया और ट्रेनिंग के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से भी नवाजा, और उनको ये मोटिवेशन भी दी कि आप लोग जो बिल्ड कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। सो बी बेटर एंड बी स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान करवा रहे हैं। इस पर सिंगापुर की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय मीडिया के फैलाए गए शिद्दत पसंद और कौम परस्त प्रोपेगेंडे ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी को मज़ीद गहरा किया है। इस हवाले से सिंगापुर ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करवाने में मौसर सालसी का किरदार अदा किया, जिस पर उसे नुमायाँ पजीराई हासिल हुई है और पूरी दुनिया उसकी तरफ जो है ना वो वाह वाह कर रही है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्यूट ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने नाकाबिल यकीन हद तक मौसर सालसी की है, और पाकिस्तान के ज़रिए हम इस काम को जारी रखना जो है वो अहम समझते हैं। और उधर ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि ईरान को किसी और मुल्क पर एतमाद नहीं है जिसकी बदौलत सालसी के लिए वो पाकिस्तान की तरफ ही दोबारा रुख करेगा। अब ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है कि बाकी जो कंट्रीज़ का एतबार है, जो एतमाद है, वो पाकिस्तान पे मज़ीद जो है वो बेहतर हो रहा है और मज़बूत हो रहा है। और ये भी पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई ही की तरह हम इसको देख रहे हैं। और बेशक ईरान भी इस चीज़ का हामी है और अमेरिका भी इस चीज़ का हामी है कि अगर उन दोनों के बीच कोई बीच का राह निकाल सकता है और कोई अमन का मुआहदा करवा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। सो ट्रू। आगे बढ़ते हैं जी। इस्लामाबाद में HIV का फैलाव तेजी से जारी है। 618 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। HIV एड्स
एड्स या सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में HIV के 2025 में 498 केसेस रिपोर्ट हुए थे और शहर में जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 618 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार में बताया गया इस्लामाबाद में हर माह औसतन 41 से ज़ायद अफराद HIV का शिकार हुए। HIV मुतासिरीन में नौजवान मर्दों की वाज़ा अक्सरियत है, जिनमें 64% केसेस बालिग मर्दों के हैं। इन केसेस में 618 केसेस में से 397 मर्द, 106 खवातीन, 93 ख्वाजा और 22 बच्चे भी शामिल हैं। और ये तेज़ी से ही केसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जुलाई 2025 में सबसे ज़्यादा जो हैं वो 63 केसेस, जबकि जून और दिसंबर में कम तरीन 31 केसेस सामने आए हैं। लेकिन 2026 में ये तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसकी वजह क्या है या फिर किस चीज़ के फैलाव से ये हो रहा है, ये ताहाल जो है वो क्लियर नहीं है, बट स्टिल इसकी तादाद में जो है इजाफा हुआ है। सो आप लोगों ने अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारी मिथ्स भी हैं इसके साथ अटैच की हुई, लेकिन इसके बारे में स्टडी करें, अपने आप को महफूज करें। जितनी भी चीज़ों से बताया जाता है कि इससे बचने के लिए उनका इस्तेमाल जब भी आप करते हैं तो उसको जो है ना वो एहतियात से यूज़ किया करें। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ताकि सिरिंज का दोबारा से इस्तेमाल ना हो। ऐसी बहुत सारी सिरिंज के इस्तेमाल से बेसिकली मेटल के इस्तेमाल से जो यूज मेटल हो वो आपकी बॉडी को दोबारा टच करे तो उसके इस्तेमाल से भी होता है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको खुद जो है वो हाइजीन का इस्तेमाल ख्याल ज़्यादा रखना है। साथ अपना रेगुलर जो है वो रिपोर्ट टेस्ट वगैरह भी करवाते रहा करें, उससे भी बहुत बेहतरी होती है। आपको अगर HIV खुदा न खास्ता अगर है, ठीक है, उसके हवाले से तो पता लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हमें इग्नोरेंस होती है, पता नहीं लगता, वो भी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि सिंध हुकूमत का कराची और सक्खर के बाद एक और शहर में पब्लिक स्कूटीज़ जो है वो मुफ्त तकसीम करने का ऐलान उन्होंने किया है। इससे पहले कराची में, ठीक है, और सक्खर में ये पब्लिक स्कूटीज़ दी गई थी, लेकिन अब इसको मज़ीद भी बढ़ाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सक्खर में कामयाब आगाज़ के बाद अब हैदराबाद की ख़वातीन भी पब्लिक स्कूटीज़ जो है उसको इस्तेमाल कर सकेंगी। उनमें वो तकसीम की जाएगी जो उनको तालीम के हवाले से भी और अपने काम काज के हवाले से भी मदद देगी। शर्जील मेमन ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार और ख़ुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की तरजीह है, जिसके ऊपर काम जारी हो सारी है। ये पिंक स्कूटीज़ इससे पहले भी हमने तकसीम होते हुए देखी है। मोस्टली सिर्फ ख़वातीन बच्चों और बच्चियों के लिए, ख़वातीन बच्चियों और ख़वातीन जो घरों से बाहर काम करती है उन्हीं को तरजीह दी जाती है, उनको मुफ्त दी जाती है ताकि ख़वातीन को बाइख्तियार भी बनाया जा सके। और वो हाँ, मेरा ख्याल है जो रेलिवेंट केसेस हैं उन्हीं को मुफ्त देनी चाहिए। ये तो आई थिंक मेरिट पे कोई वो नहीं रखा, लेकिन द पॉइंट इसके जो काम करने वाले होते हैं, जो स्कूल या कॉलेजेस जाने वाले होते हैं, सिर्फ उन्हीं को अलॉट हो रहे हैं। मेरा ख्याल है वही लोग मेरिट अब हाँ, उसमें कौन एक्चुअल हकदार है और कौन नहीं है। हुकूमत क्या करती है? हुकूमत ना इनकरेज करती है और एक ऐसा माहौल फराहम करती है और ख़ुद एक इनिशिएटिव जो है ना वो लेती है। उसके बाद देखी जो है ना वो बहुत सारे लोग इसके ऊपर आने लग जाएंगे। आज रोड पर आपके शहर में एक भी खातून स्कूटी नहीं चला रही होगी, कल जब आप निकलेंगे पता लगेगा कि आपको नज़र आना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन, जिसकी वजह से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और अभी तक इस पैटर्न पर नहीं भी आ रहे ना, वो भी फिर अपनी ख़वातीन को इनकरेज करेंगे और वो बाहर निकलेंगी इस तरीके से। तो ये एक साजगार माहौल पैदा करना जो गवर्नमेंट का काम होता है ना, वो ये होता है। ऐसे उनका बेसिक मकसद भी ये कि ख़वातीन को बाइख्तियार और ख़ुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आज मैं कितना पॉजिटिव हुआ हूँ ना, बहुत दिख रहा है। हाँ, आई थिंक मंडे का दिन की शुरुआत वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें तो मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता ही इंशाल्लाह पॉजिटिव जाएगा। इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी, एजुकेशन के हवाले से जिक्र करते हैं। पंजाब में पहली मर्तबा कॉलेज एजुकेशन को एक ही मयार पर लाने का फैसला किया गया और ये तो हम कब से कह रहे हैं कि होना चाहिए। सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए, सिंगल सूबाई करिकुलम पे आप लेकर आएँ ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो समझ आए कि कहाँ पर हर्डल्स आ रही हैं, ताकि बड़े पैमाने पर अप्लाई करने में आसानी पैदा हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है यार कि एक नेशनल करिकुलम होना चाहिए। होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि देखिए इसमें कोई भेदभाव एजुकेशन में तो होता ही नहीं है, कोई सुपीरियर और कोई इन्फीरियर। आई थिंक एजुकेशन के लेवल पे तो वैसे भी नहीं होता। और फिर बच्चों की जहाँ बात की जाए तो वो सब इक्वली होते हैं, चाहे कोई बहुत कनेक्ट कर सकते हैं ना हम फिर लोग। जिस तरीके से आपने भी मिस्टर चिप्स पढ़ी होगी, आपने पढ़ी है मिस्टर चिप्स? आई डोंट थिंक। क्यों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मिस्टर चिप्स नहीं पढ़ी आपने? अब पढ़ी भी होगी तो शायद मैं भूल गई होंगी। अच्छा, क्या था मिस्टर चिप्स में? ग्रेजुएशन में था मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। एक पूरा नॉवल था। मिस्टर चिप्स वाज इंग्लिश टीचर
और वो एक स्कूल में पढ़ाते होते हैं, उनका एक रवैया होता है, वो किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करते होते हैं, उसके हवाले से वो सारा था। अच्छा। तो उससे पहले मैं 6th क्लास में, अब देखो ना ये डिफरेंट करिकुलम का होता हाँ, है, ये जिस मसला स्कूल में है। था मेरे वाले में 6th नहीं क्लास में ओलिवर ट्विस्ट एक और नॉवल था, वो फिर मैंने पढ़ा। फिर उससे पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब बुक्स होती थी जो हम पढ़ते थे, जिनके नाम भी मुझे भूल गए हैं। अच्छा, आई डोंट रिकॉल एनी ऑफ दैट। तो मेरे ख्याल से यही मसला है, मैं पेशावर के एजुकेशन सिस्टम से हूँ, केपीके से, और आप फेडरल के हैं, सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस नाउ। और आप देख अच्छा, ही सकते एक और चीज, हम जब बचपन में पढ़ते थे ना मैट्रिक में और फर्स्ट आपने ओवरकोट पढ़ा था? ओवरकोट पढ़ा था। हाँ, चलें, शुक्र है कि कुछ मैट्रिक तक तो वो इन्होंने थोड़ा बहुत, हाँ, है उर्दू ना? की बुक में हाँ, था, वो पढ़ा था। तो थोड़ा मैट्रिक के लेवल तक तो आई थिंक इन्होंने नहीं, सेम वो तो हमारी कंपल्सरी बुक्स जो थी वो तो सेम ही होंगी, हाँ। इंग्लिश, उर्दू, इस तरह की चीजें। या। लेकिन ये नॉवल और ये एक्स्ट्रा लवाजमात हमारे साथ अटैच हुए थे कुछ। लेकिन जब हम पढ़ते थे ना तो सब लोग बोलते थे फेडरल बोर्ड बहुत अच्छा है, फेडरल बोर्ड बहुत अच्छा है। व्हाट आई बिलीव कि बोर्ड सिस्टम यूनिवर्सिटी में काउंट ही नहीं होता। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी में तो बोर्ड सिस्टम या नहीं होता ना काउंट, कि आप फेडरल से पढ़ के आओ तो इसलिए हम आपको अगले बेंच पे बिठाएंगे। ठीक है, उल्टा बच्चों को मुश्किलात पेश आती हैं फेडरल में जो है वो देते हुए पेपर। इससे अच्छा आप रावलपिंडी बोर्ड, पंजाब बोर्ड से वो बच्चे जो है जो अच्छी पोजीशन लेते हैं, वो जब फेडरल में आते हैं तो बिल्कुल कहा यह जाता था कि कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो चीज़ें फेडरल में पढ़ाई जाती हैं। मेरा उस वक्त भी ये सवाल होता था कि हमें ही सिर्फ क्यों पढ़ाई जाती हैं, पूरे मुल्क को के कॉन्सेप्ट देने की क्यों जरूरत नहीं है। आई थिंक ये बात है कि हाँ, इवन हम दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक केपीके के एजुकेशन से और एक फेडरल की एजुकेशन से, दोनों में कितना डिफरेंस है, सो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब तो इवन सूबे में भी जो है वो इक्वल एजुकेशन नहीं दी जा रही है, सो अलग अलग सूबे की तो बात ही अलग है। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं जी LNG के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त वैसे 3 किस्म की गैस जो है ना वो बिक रही है, लेकिन हम आपको ये बताएं कि LNG के 4 कार्गो 5 रोज़ में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं कतर से। और ये कतर से गैस आते साथ ही जो पाकिस्तान में इस वक्त फेस हो रहा है गैस की लोड शेडिंग का मसला, वो ख़त्म हो जाएगी और बिजली की लोड शेडिंग जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कतर से LNG के 4 कार्गो अगले 5 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। डील साइन हो चुकी है और अवैस लगारी की जानिब से कहा गया है कतर से गैस आते ही लोड शेडिंग का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह इस हफ्ते में काफ़ी सारी डील साइन हुई है। वैसे अच्छा, बिजली की नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, बेसिकली हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि जो पावर प्लांट्स हमारे गैस या फिर पेट्रोल के जरिए चलते हैं तो वो बंद हो गए और उसकी वजह से पाकिस्तान में 4000 मेगावाट की बिजली की शॉर्टेज है। सो उस वजह से कुछ शहरों में 10 घंटे के दौरानिया से लोड शेडिंग जा रही थी, कुछ में 6, इवन इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 8 से 10 और इस्लामाबाद में भी इवन 6 घंटे की लोड शेडिंग देखने में आ रही थी। अभी कम नहीं हुई पिछले 2-3 दिन। हाँ, क्योंकि बारिशें हो रही थी, मौसम थोड़ा बेहतर है और हमेशा जब भी थोड़ा मौसम बेहतर होता है तो चूंकि पंखे नहीं चलते हैं फिर उस वजह से बिजली की लोड शेडिंग हाँ कम हो जाती है। सो खैर ये बताया गया है कि ये जो कार्गोज आ रहे हैं इसकी वजह से जो शॉर्टेज आ रही है प्रोडक्शन में वो जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी और कोशिश है कि हम लोड शेडिंग पे काबू पा लें। हमारी भी यही नहीं, ऑलरेडी पा चुके थे हम लोग लोड शेडिंग पे काबू। आपको वक्त भूल गया 2013 नहीं, आई डू रिमेंबर दैट एंड आई डू अंडरस्टैंड। अभी जो शॉर्टेज आई भी है वो इस वजह से नहीं आ रही कि पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन कम हुई है, बल्कि इस वजह से हो रही है कि जो आलमी सतह पे हाँ सिचुएशन है उसकी वजह से ममालिक को जो गैस और उसकी सप्लाई है पेट्रोल की वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पा रही। उसकी वजह से बहुत सारे पावर प्लांट्स जो है वो उस तरह काम प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह पहले थी। अगली खबर जो है ना उसकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो बड़े मजे की है और वो मैं भी सोच रहा था कि जब से जेडी वेंस के पाकिस्तान आने की खबरें शुरू हुई, वो पाकिस्तान आए वापस चले गए, फिर अभी आने की बातें हो रही हैं, तो उनकी जो मीम्स इंटरनेट पर छाई हैं, जो सोशल मीडिया पे जो क्लिप लगाई जा रही है, जो मज़े से जो है वो सामने आती हैं कि इस्लामाबाद ने जहां सफारती हलकों में हलचल मचाई वहां पर सोशल मीडिया जो है ना वो भी छाया हुआ है। ईरान के साथ इस मुज़ाकरात के बाद इंटरनेट पर AI से तैयार करदा दिलचस्प और मज़ाहिया किस्म के जो है ना वो कंटेंट सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल जेडी वेंस को कभी होटल पर बैठे चाय का प्याला थामे बैठा हुए देखा जा रहा है, जिसमें बासिर अख्ची भी देखे जा रहे हैं, शहबाज शरीफ जो है वो भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रवायती नाश्ता जो है वो अंडा पराठा कभी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एक तस्वीर में उन्हें
क्वेटा जो है ना वो होटल पे खुद जो है वो कबाब लगाते हुए दिखाया जा रहा है, जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर सामने है। तो उनको तमाम तर महारत हासिल है, किसी जगह पे उनका चलान हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, शलवार कमीज पहने हुए घूम रहे हैं सड़कों पे। वैसे बज़ाहिर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के कल्चर को बेसिकली इंटरनेशनली हम थोड़ा सा इन मीम्स के ज़रिए एक गुड जेस्चर भी दे रहे हैं कि हम कितने मेहमान नवाज भी हैं, प्लस हमारे यहाँ जो हैं जब लोग आते हैं तो हम उनका खुशी से इस्तकबाल करते हैं। और फिर जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी उभर कर सामने आ रही है। वैसे पता है आपको, एक मीम में मैंने देखा था वो सबा कमर के साथ टेरेस पे टहल रहे थे। अच्छा, हाँ, तो ये भी आया था। एक और मीम थी जिसमें शहबाज शरीफ, सैयद आसिम मुनीर साहब और अब्बास अरागची और ये सारे बैठ के चाय पी रहे, और नरेंद्र मोदी साहब चाय सर्व कर रहे हैं सबको। सो आई थिंक ये बस तंज़ो मजाक ही बेशक था, लेकिन एक अच्छा फेज गुजरा है। अब नेक्स्ट दूसरे मरहले में किस तरह की मैंने तो यहाँ तक देखा किसी ने कलमा पढ़ा दिया जेडी वैंस को, मुसलमान कर दिया। वेरी नाइस। सो या आई थिंक आजकल जो पाकिस्तानियों की क्रिएटिविटी है उसका तो कोई जवाब नहीं है। ये कोई किसी अच्छी जगह सर्व करे तो शायद मुल्क का भला हो जाए। आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से क्या है हमारे पास? एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से हमारे पास ये है कि हमारे दो एंटरटेनमेंट के सितारे रमशा खान और खुशहाल खान जो है उन्होंने फाइनली शादी का अपनी ऐलान कर दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। या एग्जैक्टली, दो ड्रामाज इन्होंने साथ किए हैं, एक बिरयानी और एक दुनियापुर, और दोनों से इनकी जोड़ी जो है वो हिट हुई, लोगों को पसंद आई, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग व्हाई नॉट वी शुड गेट मैरिड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उनके खुश रखे, उनके नसीब अच्छे करे। मेरा एक इसमें भी वो है, मैंने बहुत सारे ट्रोल्स भी देखे ना ऑनलाइन, उसमें से जो एक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड शी वाज सेइंग कि जो रमशा खान ने कपड़े पहने वो वेलवेट के कपड़े हैं, और उसने भी कोट पहना हुआ है, व्हिच मींस कि शादी पहले की हो चुकी है, हमारे सामने अभी आ रही है। नहीं। हाँ, तो मेरा भी यही था कि यार भाई हो गई है शादी, कबूल कर लो, दुआएं दे दो, क्या जरूरत है। मतलब 3-4 दिन पहले ही हुई है जब इन्होंने शेयर किया, इस्लामाबाद में हुई है। हाँ, तो यही बात होती है कि इतना क्या, मतलब आप लोगों को किसी की खुशी, आप लोग जो है उसमें खुश हो जाए, नेक तमन्नाएं दे दें, दुआएं कर लें उनके अच्छे नसीब के लिए, इतनी बारीक बीनी से देखने की जरूरत भी आती, मुझे तो ये भी समझ। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई नया सफ़र शुरू कर रहा है, उसको इस सफ़र पे जो है ना वो मुबारकबाद देनी चाहिए, उसके लिए नेक तमन्नाएं रखनी चाहिए, और दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ। अल्लाह दोनों को जो है वो काम भी उनका जो है वो अच्छा रखे, और दोनों की जो है जोड़ी भी सलामत रखे। क्योंकि यहाँ पर अजीब सी नेगेटिविटी यार हो जाती है, कोई दो लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करके ज़िंदगी गुजारने का जो है वो फ़ैसला करते हैं, और यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो शुरू हो जाती है ट्रोलिंग के, वो उससे इतना बड़ी है, वो इतना छोटा है, ये तो क्या हो गया, खुशहाल को कोई और अच्छा मिल जाता, कोई कह रहा रमशा को कोई और अच्छा मिल जाता। हाँ, मतलब अजीब और गरीब चीज़ें जो है ना वो डिस्कस होती रहती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, इतनी मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए। अगर एक लड़का लड़की आपस में खुश हैं, सो आप लोगों को उससे क्या, आप लोगों को उनकी खुशी में, और वैसे भी दूसरों की खुशी में आई थिंक खुश होने में जो सुकून मिलता है और उसका जो सवाब मिलता है, वो शायद आपको उस टाइम समझ भी नहीं आती, लेकिन उसका नेमुल बदल ही कोई नहीं है। सो आप दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, और ये तनकीद जो होती है ना, ये तनकीद भी बराए इस्लाह होनी चाहिए। बिला वजह तनकीद, बेतनकीद जो है, ये आपकी अपनी सेल्फ वर्थ को थोड़ा कम करता है। सो इससे थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। मैं ख़ासतौर पे अगर खुशहाल की बात करूं तो जितना स्वीट वो बॉय है, और जितनी वो अच्छा जो है ना वो अपने काम के साथ जितना लॉयल है, और जितना जो है वो उसके अंदर सब कुछ होते हुए भी, ठीक है, मतलब ही अचीव्ड समथिंग, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ वेरी ग्राउंड, और बहुत अच्छा जो है ना वो इंसान है। तो अल्लाह उसको जो है वो खुश रखे, और रमशा को भी खुश रखे, और आगे इनको जो है ना मज़ीद इसी तरीके से काम भी मिलता रहे, और इनका काम जो है वो हिट भी होता रहे। आमीन, आमीन। लास्ट में बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक की जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के लिए खबर है कि जो सूरत हाल है ना, एक दफ़ा ट्रैफिक एडवाइजरी आप लोग ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से, ट्रैफिक के जो रेडियो है वहाँ से देख लें, सुन लें, पता करके तो व्हाट्सएप पे भी वो एक कुछ ग्रुप्स से बने हुए हैं। हाँ, उसमें आप लोगों को हर 30 मिनट बाद हर जगह की अपडेट मिल जाती है। इवन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि रोड्स ब्लॉकेज का ज़्यादा मसला होता है, तो हर 10-15 मिनट बाद भी उसमें आपको आती है, और उसमें हर जगह की एग्जैक्ट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो भी जहाँ से गुजर रहा होता है वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन डाल देता है। सो रोड्स का ख्याल इसलिए भी रखें क्योंकि बिला वजह घरों से बाहर निकल के फिर ट्रैफिक में फंस के धक्के खाने से बेहतर है कि इंसान घर पे सुकून से बैठा रहे, अपने ऑफिस में टाइम से बैठा रहे। तो यही बेहतर है कि बिला वजह की जो वो है हम इसमें पड़ जाते हैं कि नहीं बाहर ही निकल रहे हैं क्योंकि छुट्टियां मिल गई हैं। सो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे ईरान अमेरिका वॉर के हवाले से, पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात होने वाले हैं उसके हवाले से। हमारे से गेस्ट मौजूद होंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आलमी सतह पर जो कशीदगी चल रही है उसके लिए पाकिस्तान का जो मीडिएशन का किरदार था उसमें पहला मरहला अख्तिताम पजीर हो चुका था, लेकिन कोई नतीजा हतमी हमारे सामने नहीं आया था। अब मुज़ाकरात का सेकंड फेज़ जो मुतवक्का है कि ट्यूसडे से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए तैयारियां और सिक्योरिटी के इंतजाम अभी से जो है वो किए जा रहे हैं। तैयारियाँ उरूज पर हैं, दोबारा से होस्ट करने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वफद और अमरीकी वफद एक्सपेक्टेड हैं कि आज रात या फिर कल सुबह तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। इस बार हम ये भी दुआगो हैं, ख्वाहां हैं कि जो मुज़ाकरात का दूसरा फ़ेज़ है ये अख्तिताम इसका जो है वो अच्छे नोट्स पे हो और एग्रीमेंट के साथ हो कि ये जंग अब एक ही बार के लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? और अभी तक एक्सपेक्टेशन तो है अमेरिका और ईरान के आने की, लेकिन वो किन शराइत की बुनियादों पर आ रहे हैं और क्या उन शराइत पे हमें लगता है कि कोई हतमी फ़ैसला हो पाएगा कि नहीं? और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अब्दुल्ला खान, IR एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, जैसे मैंने बताया पहले मरहला तो हमारे सामने है, लेकिन सेकंड फेज़ में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पहला एग्रीमेंट है वो भी मुकम्मल नाकामी पे नहीं मुंतज हुआ था, बल्कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वर एग्रीड अपॉन, जैसे कि JD वेंस ने भी कहा, ट्रंप ने भी कहा, ईरानी वफद ने भी कहा, और आखिर में वो कहते हैं जी न्यूक्लियर के एक पॉइंट पे जो है ना वो स्टक हो गया था, लेकिन वो भी सही नहीं है। बल्कि मसला ये था, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं और मेरा तजिया है, वो ये था कि ट्रंप ये चाहते थे कि इतनी बड़ी डील जो वो करने जा रहे हैं तो वो उसको साइन खुद करें। अब आपने देखा कि उन्होंने जो है ना वो आखिरी मरहले पे पुल आउट कर लिया, और अदरवाइज़ तो हो जाता उसके बाद। लेकिन उसके बाद जो दरमियान में जो पीरियड आया, देखें ये मौका उन्होंने ज़ाया किया अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए। उसकी वजह से जो है ना स्पॉयलर्स बीच में आ गए और बहुत सारी चीज़ें आ गई। उन्होंने जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक करने का अमेरिका ने ऐलान कर दिया। ईरान ने कहा कि जी हम भी जो है ना वो उसको ब्लॉक कर रहे हैं, और मतलब वही जो उनका पुराना सिस्टम था उसी के तहत जिसको हम इजाज़त देंगे वही जाएगा। तो सूरत हाल इस दौरान काफ़ी गंभीर हो गई। इस दौरान जो है ना पासदारान इनकलाब के एक फैक्शन ने, या कह लें ओवरऑल पासदारान इनकलाब भी हार्ड लाइन उन्होंने अख्तियार कर ली। अब्बास अरागची साहब को भी काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उस ट्वीट पे जो उन्होंने कहा कि अपना हॉर्मज़ खुल गई हुई है। तो अब हम देख रहे हैं कि सडनली टेंशन जो है ना वो बिल्डअप हो रहा है। आज भी अमेरिका के सदर ने कल जो है ना वो धमकी दी कि भाई अगर ये डील ना हुई तो फिर हम सारे पुल और सारे पावर प्लांट तबाह कर देंगे। और ईरान का बहरहाल ये दुरुस्त मौक़िफ़ है उसूली तौर पे कि सारी दुनिया के जहाज़ आएँ और मारे ना जाएँ, तो ये भी तो दुरुस्त नहीं है। तो सूरत हाल जो है ना इस वक्त काफ़ी गंभीर है। जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है अमेरिका की भी और ईरान की भी, दोनों चाहते हैं कि कोई ना कोई डील हो जाए, और दोनों मुल्कों के मफाद में है। ना तो अमेरिका के मफाद में है कि यहाँ एक लंबी जंग जो है वो उसमें स्टक हो जाए, जैसे इराक़ में हुआ, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ, मिला तो उसको कुछ भी नहीं है, और वो मुल्क जो है ना वो खामखा तबाह हो गए। और ईरान में अगर आएगा तो यहाँ भी एक लंबी जंग उसको लड़ना पड़ेगी। और ट्रंप की बुनियादी फ़िलासफ़ी है वो एंटी वार रेटोरिक पे जो है ना वो जीत के आया था। अब ट्रंप है या अमेरिकन डीप स्टेट है, सपोर्टेड बाई और मैनिपुलेटेड बाई इज़राइल है, तो वो ये एक अजीब कशमकश चल रही है अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स में भी, और ईरान के अंदर भी जो है हम देख रहे हैं कि एक तरफ मॉडरेट्स हैं और एक तरफ पासदारान इनकलाब हैं जो कि मतलब हार्ड लाइन अप्रोच
के साथ चल रहे हैं। तो इस वक्त जो है ना आप कह लें कि एक माइन फील्ड है जिसमें पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी, एक माइन डिफ्यूज़ करते हैं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी डिफ्यूज़ करते हैं तो तीसरी आ जाती है। लेकिन अभी तक तो हमारा सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा है। ठीक है, अच्छा जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, क्या एक्सपेक्टेड है इस वक्त जो मुज़ाकरात शुरू होंगे? आपको लगता है कि जिस तरीके से जो सेम वफ्द दोबारा से अनाउंस किया गया, जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, वुडकूफ, यही लोग जो है वो आके, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ये डिबेट्स हो रही थी तमाम तजज़ियेकारों की तरफ से कि अमरीकी तैयारी के साथ नहीं आए उस तरीके से, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ ईरानी आए और 4 PhDs आए और उन्होंने वहीं पर अपनी मुशावरत भी की, यहाँ पर बार बार फ़ोन करना पड़ता था। इस दफ़ा अमरीकियों की तैयारी पे कोई फ़र्क नज़र आता है? और दूसरी चीज़ सर, वी वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान की जितनी मीडिएशन चल रही हैं, तो अब जो है वो डील जो भी होगी थ्रो फोन्स, जो पाकिस्तान कभी ईरान के साथ डील करे, कभी अमेरिका के साथ, तो किसी पॉइंट्स पर हम आहंगी होगी, उसके बाद टेबल पे बैठेंगे और फिर साइन ऑफ होगा और वो सब कुछ चीज़ें होंगी। इस वक्त एक्चुअली कंडीशन वाकई में कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जो है ना वो जा रही है सिलसिला। देखिए, इसको अगर आम लोगों की ज़ुबान में कहा जाए तो हाथी तो गुजर चुका है, उसकी दुम फंसी हुई है। तो ये दुम जो है ना वो इसको ही निकालना है। और जो ज़्यादातर पॉइंट्स हैं वो एग्रीड अपॉन है। और ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से कोई ख़ास लोग नहीं आए थे, सिर्फ 3 लोग ही आ गए थे। अमेरिका की यहाँ पे एम्बेसी है, यहाँ के उनके अच्छे खासे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व थे। और यहाँ पे जेडी वेंस और ये कुशनर और विटकॉफ के आने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो चुकी हुई थी, उनको फाइनल टच देना बाकी था। अब वहीं से चीज़ें जो कैरी फारवर्ड होंगी, जो पिछला बहुत सारा बिल्ड अपान होगा, नए सिरे से कुछ भी नहीं होगा। अभी इस जो भी चीज़ होगी, जो आखिरी जो उसको एक शेप देनी है उसके ऊपर होगी। मेरा ख्याल कल जो है ना विटकॉफ और ट्रंप ने जो अनाउंस किया, मेरा कल आ रहे हैं विटकॉफ और कुशनर आ रहे हैं। जेडी वेंस का तो भी मेरा ख्याल उन्होंने अनाउंस नहीं किया, वो अनाउंस आ जाएंगे जिस वक्त भी उन्होंने आना हुआ। लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि क़यादत जेडी वेंस ही करेंगे। अगर जेडी वेंस करेंगे फिर ट्रंप नहीं आएंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये ना, ये भी समझा जा रहा है कि इतने हफ्ते से बोल रहा है मैंने आना है, एंड टाइम पे उसका ये कहना कि मैं शायद ना आऊँ, जेडी वेंस करें। क्या आपको लगता है कि इसमें इजराइल की तरफ से कोई मैनिपुलेशन या फिर कोई प्रेशर जो है उसके वजह से ये किया गया होगा? मुझे लगता है कि जो सडनली ईरान की तरफ से एक हार्ड लाइन अप्रोच आ गई है ना, तो उसको शायद कामयाबी का उस तरह से यकीन नहीं है। पहले जो ट्रंप को था कि मुकम्मल कामयाबी हो जाएगी तो वो उसका क्रेडिट लेंगे। अब कामयाबी या नाकामी दोनों सूरत में जेडी वेंस आगे होंगे। और ये अमेरिकन जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, दोनों एक जगह पे बैरून मुल्क इकट्ठे नहीं होंगे। मतलब ये हम कह के जेडी वेंस भी आ जाएगा और साथ में ट्रंप भी आ जाएगा तो दोनों नहीं आएंगे। पॉसिबिलिटी देखें, वी कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रम्प्स कमिंग। अब हो सकता है वो ब्लफ भी कर रहे हो, समटाइम्स सिक्योरिटी ब्लफ भी होते हैं कि भाई आप जो है ना वो कहते हैं कि ये आएगा, दूसरा अचानक वो आ जाए। मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। लेकिन ये कि जो भी आए, हमारा असल में आना या जाना, असल मकसद ये है कि ये जो जंग हमारे सरों पे मंडला रही है ये रुके। और इसका जो रुकना है वो सिर्फ ईरान के या अमेरिका के मफाद नहीं है, दुनिया के हर बंदे के, मेरे और आपके भी मफाद में है। लेकिन इसकी हीट तो हमारे घरों में भी पहुंची ना, जब फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई, पूरी दुनिया में इसके मसाइल पैदा हो गए। अभी कल से गैस की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हो गया पूरे यूरोप में, जब ये दोबारा ब्लॉकेड का ऐलान हुआ उस वजह से। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त ईरान क्या चाहता है? एक सैंक्शंस चाहता है और सैंक्शंस हट जाए उनके ऊपर से, ये मामला है या उनके न्यूक्लियर, जो उनके जोहरी न्यूक्लियर का तो मेरे ख्याल है किसी हद तक एग्री हो रहा था कि 5 साल वो कर रहे हैं, 20 साल वो डिमांड कर रहे हैं। ईरान का देखें, एक जो ईरान का जो पॉइंट है कि वो कहते हैं कि हम तो एटमी प्रोग्राम नहीं चाहते हैं, सॉरी एटमी हथियार नहीं चाहते हैं। ये तो मतलब उन्होंने एक फतवे भी जो दिए हुए हैं कि भाई ये गैर इस्लामी है और इतवा कुन है और इस तरह से। तो एक ईरानी सफारतकार ने मुझे भी एक दफ़ा मुलाकात में कहा कि भाई इस तरह से जो है ना वो ये गैर इस्लामी। मैंने कहा यार देखो, मुझे तो ना कहो, हमने तो बनाए हुए हैं, अगर आप बना नहीं सकते हो तो कम से कम हमारे ऊपर तो ना सवाल उठाओ। हाँ, आप नहीं बना सकते तो आपकी अपनी, हाँ तो अपनी किस्मत, तो हमें क्यों कह रहे हो कि भाई ये गैर इस्लामी है। बट ठीक है, जो डिप्लोमेसी में आप इस्लाम को ना लेके आओ। एक बात है जो है, ये एटमी तो ईरान को कंफर्म है कि भी एटमी हथियारों का उनका वो नहीं है। बाकी वो ये एक तो एसेट फ्रीज चाहते हैं इमीडिएटली, मेरा ख्याल है $20 अरब को उनके एसेट्स हैं, वो है। सैंक्शंस का खात्मा चाहता है ईरान। जो बुनियादी बात ये चाहता है कि भी अगर वो ये एटमी हथियारों के प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर दस्तकश हो जाते हैं तो एक लॉन्ग टर्म उनके साथ एक नो वार पैक्ट किया जाए कि हमारे ऊपर फिर कोई हमला नहीं करेगा, ना इसराइल करेगा ना अमेरिका करेगा। हम ये चीज़ दे देते हैं
तो उसके बाद चूँकि एक और चीज़ भी है जिसके ऊपर डिस्कशन होगी अभी वो लाइमलाइट में, वो मिज़ाइलों का भी है। अमेरिका और इजराइल चाहेंगे कि भी अगर ईरान को कुछ देना है तो ईरान के जो मिज़ाइलों की जो रेंज है वो भी ऐसी हो कि इसराइल तक ना पहुंच पाए। तो ये भी एक बड़ी बुनियादी चीज़ है। अगर ईरान ये सारी चीज़ें कंसीड करता है तो जवाब में क्या उसको मिलेगा, वो ये एक तो लॉन्ग टर्म नो वार पैक्ट चाहता है कि उसके ऊपर कोई हमला बैरूनी ना हो। दूसरी बात एसेट फ्रीज चाहता है। तीसरी बात ये है कि वो ईरान ने इस वक्त अपने आप को पोजीशन ऐसे कर लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो गो के टेक्निकली वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, ईरान उनको उसूली तौर पे रोक नहीं सकता, उनके ऊपर जो है ना कोई लेवी नहीं लगा सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन अब ईरान जो है ना वो ऐसे लगता है कि भी इस पूरे मामले में परमानेंट अपना कोई ना कोई रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में चाहता है और कुछ ना कुछ उस पे से टैक्सेस अपनी एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी चाहता है, जो कि और आपको लगता है कि ये उनका हक है, उनको मतलब इट इज़ राइट टू डू? नहीं, ये उनका हक तो नहीं है। इंटरनेशनल वाटर या इंटरनेशनल लॉ के तो खिलाफ है ये। ईरान का जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करना, ये अलग बात है कि अमेरिका ने उसके साथ ज्यादती की, लेकिन ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद की वो टेक्निकली इलीगल है। और वो बस मैं यही सुनना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल सामने आ रहा है कि शायद ये उनका हक था, वो कर सकते थे। नहीं, हक बट इंटरनेशनल वाटर उनका हक नहीं था, बट उन्होंने एज उनको हथियार इस्तेमाल किया, वो एक अलग बात। उन्होंने एक देखिए, उन्होंने बतौर हथियार इस्तेमाल किया और इफेक्टिव इस्तेमाल किया उन्होंने, और दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने किया, लेकिन किया इलीगल है। और लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो बमबारी हुई वो कौन सी लीगल थी, मतलब ये फिर। अच्छा, एक और सवाल, जॉइंट मिलिट्री कमांडर ईरान का जो कहना था कि जी हमारे एक बहरी जहाज पे अमेरिका ने फायरिंग की है सीज फायर के बावजूद, वो किस हद तक दुरुस्त लगती है आपको, या उनका वैसे ही इल्ज़ाम सामने आया था? ये ऐसी खबरें तो हैं, वेरीफाइड तो नहीं है, लेकिन ख़बरें हैं। लेकिन ईरान ने भी जो है ना वो जो इंडियन फ्लैग्स वाले जो टैंकर्स थे उनके ऊपर भी फायरिंग की है। तो फायरिंग दोनों तरफ से हुई, इधर से भी हुई है, उधर से भी हुई है। आज खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने एक ईरानी जो टैंकर है उसको सीज़ भी कर लिया है। तो अमेरिकन ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अब ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड है। बिल्कुल, मैं कल यही देख रही थी, ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड, ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड। तो अगर सपोज ऐसा सुनने में जो आ रहा है वो ठीक हो, उसमें कोई सदाकत हो, तो उसके बाद जो ये सामने आ रहा है कि ईरान शायद अपना वफद ना भेजें, इसमें कितनी सदाकत आपको नजर? और अगर ऐसा होता है तो ऐलान किया हुआ बल्कि कि हम नहीं भेज रहे, उसके बाद नहीं, अब ये इसमें तस्दीक नहीं है। अब ये बहुत सारी जगहों से ये सामने आ रही है ये बात, लेकिन उनकी अपने किसी प्लेटफॉर्म से ऑथेंटिक वेरिफिकेशन के साथ ये बात सामने नहीं आई है। लेकिन बहुत सारे ज़राए जो हैं इधर उधर से ये कह रहे हैं कि शायद ईरान का ये कहना है कि वो अपना वफद नहीं भेजेंगे। अगर उनका सपोज हम एक ले लेते हैं, अगर सपोज उनका वफद नहीं आता तो फिर हम कितनी तशवीशनाक सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका बगैर किसी गारंटी के इधर नहीं आएगा। ऐसे तो नहीं है वो करें, हो सकता है जी ईरानियाँ आ जाएं तो हम भी चलते हैं, आ गए इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं। बीच में पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान की क़यादत ईरानियन क़यादत के साथ बराह रास्त राब्ते में है। ऐसे नहीं होगा कभी जेडी वेंस और ये ना आए तो फिर नहीं, दो वो उसी सूरत में होगा, कोई एक फ्रीक अगर बैकआउट करेगा दूसरा नहीं आएगा। मतलब ये एक लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन अभी जो एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां शुरू हो गई है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही माइंड फील्ड वाली सिचुएशन बन गई हुई है। एक सडनली जो स्पॉयलर्स हैं वो एक्टिव हो गए में। और आपको हमें वैसे क्या लगता है, क्या ये जो है किसी भारत की जो हमेशा नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं उनकी कोई साजिश हो सकती है? इजराइल की भी हो सकती है, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है। देखिए, पहली बात है कि भारत बेचारा साजिश करके इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो कुछ कर सके ना। वो साजिश सोच सकते हैं, वो दरिंदर सिरंदर बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बेचारों के पास ऐसे कोई लीवर्स ही नहीं है जिनको पुल कर सके ना। इजराइल जो है ना वो इस पोजीशन में है कि अमेरिका के पे असरअंदाज हो सके, लेकिन हमने ये देखा है कि वो उसने लेबनान के साथ सीज़ फायर कर लिया हुआ है। जो बेसिक डिमांड थी ईरान की वो पूरी हुई है। उसके बाद हमें चीज़ें जो है ना पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। असल में इस वक्त जो स्पॉइलर का रोल ज़्यादा ईरान के अंदर से कुछ चीज़ें जो आवाज़ें आ रही हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव हैं। वहाँ जो जैसे पासदारान इनकलाब ने सडनली बहुत ही हार्ड लाइन अख्तियार कर ली हुई है ना, वो चीज़ें जो है ना वो चीज़ें ऐसी समझ पे जा रही हैं जिसकी वजह से शकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा पैदा हो। हार्ड लाइन्स इस तरह की, अब्दुल्ला साहब, किस तरह की और क्या चीज़ें हैं? एक तो ये वाला मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, इसके अलावा
और किस चीज़ पे हार्ड लाइन? देखिए, जो पासदारान इनकलाब के करीब के मीडिया आउटलेट्स हैं ना, उन्होंने सडनली अब्बास अराक्ची साहब को अच्छा खासा रगड़ा लगा दिया। उन्होंने कहा अगर ये जंग ना होती ना, हालत जंग, तो ये इनसे जो है ना इनको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ते। अंदरूनी तौर पे ही जो है ना वो मुज़ाकराती टीम को ही जो है ना तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गए हैं ख़ुद ईरान के अंदर से। इसकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए लोग फिर उससे अंदाज़ा करते हैं कि अच्छा इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है। तो सोच पाई जा रही है वो ये है जो कि हम शायद इससे ज़्यादा हासिल कर सकते थे जो इस वक्त अमेरिका फंस गया है से। हाँ, हम बहुत फ़ायदा मज़ीद उठा और सकते ये जो है ना बहुत ही आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि बहुत विशफुल थिंकिंग है कि अगर आप ये सोचें और ये तस्वुर कर लें कि हमने अमेरिका की गर्दन बोझ ली थी, अब उसको छुड़ाने के लिए वो सारा कुछ दे देगा। मैं समझता हूँ कि प्रैग्मेटिक होके अब्बास अराक्ची और जो टीम यहाँ पे आई थी उन्होंने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चले। जो हार्ड लाइनर्स है वो उनको अब ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप तो ज़्यादा ले सकते थे, आप तो सस्ते में बिक गए, और इस तरह की जो अगर अवामी जुबान तो ये चीज़ जो है ना महंगी साबित हो सकती है। इस वक्त उनको लालच करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी ईरान हमें विन विन सिचुएशन में ही नज़र आ रहा है। उनकी ज़्यादातर मानी ही जा रही है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो बात है वो अमेरिका तकरीबन उस पर एग्री कर गया है कि हम दोनों की तरफ से नहीं कि हम दोनों की तरफ से उस पर जो है वो बैठेंगे, लेकिन इंचार्ज जो है वो उधर तो जो नहीं रहेगा। वो उनके जो रजा आप हमें करेक्ट मकाम है उनका भी बयान आया है कि ये मज़ीद हमें धमकियाँ दिए जाना और फिर नाकाबंदी कर देना, ठीक है, ये तो हमें मज़ीद उकसाने वाली जो है वो कंडीशन में लेकर जाने वाली बात है। तो ईरान ऑल्दो अगर देखा जाए तो विन विन सिचुएशन में नज़र आता है, इसलिए कि अमेरिका की जो इस वक्त कोशिशें हैं, अमेरिका फंस चुका है, लेकिन ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ईरान को उतना ज़्यादा फ़ायदा तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब्दुल्ला साहब आप क्या कहेंगे इसके? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ईरान से सैंक्शंस हट जाती है ना फिर तो बहुत फ़ायदा है। तो वही तो है, सैंक्शंस हटेंगी, अगर डील होती है तो सैंक्शंस हट जाएंगे, और क्या चाहिए ईरान को? तो विन-विन ही देखिए, बहुत विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए। तो सैंक्शंस देखें, ईरान इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर ये अगर जंग ना होती, जो सिचुएशन वहाँ पे थी, ये तो रजीम के कोलैप्स होने का ख़तरा वहाँ मौजूद था, क्योंकि अवाम जो है ना आपके सामने दिसंबर में कितनी बड़ी तादाद में सड़कों पे निकले। सर वो तो फिर उन्होंने प्रूव किया ना कि तो प्रॉक्सीज और वो सब चीज़ें थी, और वो तो ज़ोनिस्ट लॉबी जो है जो एक्टिव है वो तो उसकी वजह से भी। अब ये देखें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं ना। हाँ। कि ये ईरान के क्लेम्स हैं, दूसरों के क्लेम्स हैं, असल में सूरत हाल क्या है ये तो अल्लाह जानता है कि भाई हुआ क्या है ना। बात यह है कि इस वक्त ईरान में आपको नज़र आता है कि उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा क्रंच में है। Because of sanctions. $1 के एवज मेरा ख्याल है को 13-14 लाख ईरानियन रियाल जो है ना वो हो गया हुआ है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, उनको सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए अपनी आवाम के 2 वक्त की रोटी का मसला है, उसके लिए सैंक्शंस का हटना उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। फिर $20 अरब यकदम जो है ना वो आप उनमें, हम देखें ना, $2-3 अरब के लिए IMF के पीछे हम फिर रहे हैं, तो $20 अरब आपको यकदम आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाए। फिर आप देखें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी फिर सैंक्शन से हट जाएगी, हमें भी फ़ायदा होगा। उसका जो फ़ायदा इस वक्त जो चीज़ें एग्रीड अपॉन हो चुकी हैं, ईरान को बेपनाह फ़ायदा है। इससे ज़्यादा की अगर डिमांड करेंगे तो इससे भी जाएंगे। हाँ, तो वो नाजायज़ भी आई थिंक होगा, क्योंकि आपने अब एक आलमी सतह की भी अप्रोच देखनी है, उससे ग्लोबली कितनी बेनिफिट हो सकते हैं ममालिक, उस अप्रोच को भी देखना है। सो आई थिंक इट इज़ फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह एग्रीमेंट पे एग्री हो जाए। बट यही है, आपको क्या लगता है कि ट्यूसडे की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इससे पहले इतनी सिक्योरिटी टाइट क्यों होगी? क्योंकि सिक्योरिटी तो कल रात से ही टाइट है और वफद ने जो है वो ट्यूसडे को पहुंचना है। आखिरी सवाल है। अच्छा, इस तरह से है कि अमेरिकन वफद जो मेन लोग आते हैं ना, उससे पहले भी उनका बहुत सारा हमला आ जाता है, सपोर्ट स्टाफ आ जाता है, उनके जो है ना स्पेशल सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जो कि आ चुके हुए हैं, और उसके लिए भी उनकी भी ट्रैवलिंग होती है। और इस वजह से फिर देखें, सिक्योरिटी जो होती है ना उस दिन के लिए नहीं होती। आप देखें ना, हमें पाकिस्तान को भी बहुत सारे मसाइल का, दहशतगर्दी का और स्पॉयलर्स का, और इंडिया आपके सामने इन्हीं दिनों के दौरान इंडिया यहाँ पाकिस्तान में एटलीस्ट 1 से 2 टारगेट किलिंग जो है ना वो अटैम्प्ट कर चुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो वो इंडिया का तो हाथ यही चलता है, ज़्यादा पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो वो हमें जो है ना, वो आपने देखा इंडियन मीडिया तो आपने मॉनिटर किया हुआ, कितनी आग लगी हुई है उनको, हालांकि उनको भी फ़ायदा है। तो उस वजह से उस स्पॉइलर को भी हमने एट बे रखना है। हाँ। अब वो देखें ना, 3-4 दिन पहले सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी होती है कि आपने बहुत सारा इलाका क्लियर करना होता है, और गैर ज़रूरी नकलो हमल जो है ना उससे लोगों को रोकना होता है। क्या पता कौन क्या लेके आ जाए ना, इसलिए ये ज़रूरी है। उसके बाद लोगों को ज़रा परहेज भी कर लेते हैं, खुद ही घरों में बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्फा हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से। पाकिस्तान में बिज़नेस बरादरी को कितना फ़ायदा है और बाहर से लोग क्यों इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, SIFC कैसे काम कर रही है और पाकिस्तान में ऐसे कौन से इदारे हैं जिनसे आप बिज़नेस की रहनुमाई ले सकते हैं, उनके साथ मिलकर बिज़नेस कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन है कि आप मुल्क से बाहर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं सो वो कैसे कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक कारोबारी शख्सियत हैं और इसके अलावा वो कंसल्टेंसी मुख्तलिफ़ कारोबार को न सिर्फ फ़राहम करते हैं बल्कि चैम्बर्स को, बिज़नेस को, मौशी हालात को बड़ा अच्छे से समझते हैं और तिजारत के हवाले से पाकिस्तान में न सिर्फ बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में भी महारत रखते हैं और सहूलतकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, बिज़नेस पर्सनालिटी हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर भी रह चुके हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद तौसीफ़ ज़मान साहब, थ्रू वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की करंटली जो कंडीशन है, मौशी सूरत हाल और दुनिया की भी आपके सामने ही है, तो ऐसी कौन सी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो अट्रैक्ट कर सकती है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को पाकिस्तान लाने में? जनाब बहुत शुक्रिया, आपने आज सुबह मुझे मौका दिया कनेक्ट करने का अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू अपने नाजरीन के साथ। यकीनन एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मौका है इन चीज़ों को देखने का, इस पे रिफ्लेक्ट करने का। व्हाट इज़ हैपनिंग कि मुशर्रफ साहब फरमाया करते थे, ईच डिज़ास्टर ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटी। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही अहम है कि हम अपने आने वाली जो ट्रैजेक्टरी है चीज़ों की उसे अलाइन करें, उसे देखें और उसको अपने जो कौमी और ज़ाती या कारोबारी मकासद है उससे अलाइन कर सकें। अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मुद्दतों से कहते आए हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो तगड़े हैं। हमारा एग्रीकल्चर, हमारा IT, हमारा माइनिंग, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जिस शोबे में भी आप देखें, टूरिज्म से लेके और बेशुमार हमारा 98-99% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लोकल इन्वेस्टमेंट्स हैं। जो पाकिस्तानी जो एतमाद करते हैं अपनी इकोनॉमी पे, ये वो पैसे हैं, ये वो पैसे नहीं है जो बाहर से स्पेकुलेटिव मनी है, वो नहीं है ये। अब हम देखते ये हैं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को उठा के देखें तो एग्रीकल्चर हमारा फंडामेंटल है। हमने देखना ये है कि एग्रीकल्चर को हमने जदीद खतूत पे इस्तवार करना है और ये खित्ता सिर्फ अगर आप बलूचिस्तान को एग्रीकल्चर को ले ले, वो इतना है कि पूरे सेंट्रल एशिया और अफ्रीका को सर्व कर सकता है। इसी तरह हम पंजाब का जो कि एस्टेब्लिश सेक्टर है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू एडिशन को देखें। अभी आपने देखा होगा कि जो किसान हैं वो शोर मचा रहे हैं कि हमारे आलू की फसल जो है वो ख़राब हो रही है, ज़ाया हो रही है और सरप्लस प्रोडक्शन का वाली वारिस कोई नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि आलू, आपको पता है आलू से बेशुमार प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं। हम तो आलू टिपिकली या खाने में इस्तेमाल करते हैं या हमने फ्राइंग और फ्रोजन चिप्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे सिट्रिक एसिड पैदा होता है। इससे जो मुख्तलिफ 21 के करीब बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि आलू से प्रोड्यूस होती है। हमारे पास आलू की वैल्यू एडिशन का फैक्ट्रीज मौजूद नहीं है जो कि बहुत छोटा, आपको पता है आलू से इवेंचुअली प्रोसेस करके हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी हमने वैल्यू एडिशन करके अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने नौजवानों को जो कि गाँव में बैठे हुए उनको हम बरूए कार ला सकते हैं और इसके ऊपर बिल्ड ऑन करके ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और एक्सपोर्ट के बेशुमार मौके इसमें पैदा हो सकते हैं। पिछले साल हुकूमत ने मुझे मौका दिया कि सर्व कर सकूं मैं सेक्रेटरी जनरल फॉर पाक अफ्रीका इकोनॉमिक काउंसिल। तो हमने देखा ये कि जो अफ्रीका है वहाँ पे फ्रोजन चिप्स जो है वो इंपोर्ट करते हैं, वो उनके सुबह नाश्ते की खुराक है। तो ये वो एरिया अगेन जहाँ पर पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स है, यूथ है, उन्हें लेके आगे चल सके
और इसकी डिमांड को पूरा कर सर सके। यूथ पे हम सेंट्रल बाद में एशिया आते हैं। पहले अगर हम पाकिस्तान की ज़राअत की बात करें तो पाकिस्तान को ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? हमारा इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ये भी इंट्रोड्यूस कराया था कि पाकिस्तानी बच्चे जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो जाते हैं वो बाहर जाके चाइना से जो नई टेक्नोलॉजी की स्टडीज़ हैं जो एग्रीकल्चर में हो सकती है अडॉप्ट, उसको पढ़ के वापस आएँ तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें बेहतरी ला सके। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी नई चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो कि नहीं हो पा रही और उससे हमारी पैदावार ज़्यादा बेहतर हो सकती है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अल्लाह खैर रखे, जो आज की हेडलाइन न्यूज़ चल रही हैं कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हों, जैसे ही कामयाब होंगे इसका जो एक इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि हम कर सकते हैं। ये वो चीज़ थी जिसपे हमने देखा कि मलेशिया ने ग्रो किया। हमारे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये, हमारा रॉ मटेरियल भी हमारे पास मौजूद है और हमारी मार्केट्स भी अपनी हैं। जो गैर हुकूमती अदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 30 करोड़ से तजावज़ की हुई है। किसी भी सूरत ये 30 और 35 करोड़ के दरमियान इस वक्त पॉपुलेशन है। अच्छा, उस पॉपुलेशन के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो उन्होंने काम करने, वो लोकल चीज़ें मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है? टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रही है, जिससे जो नई टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में आ सकती है। उसमें ये कि हमारी वेस्टेज कम हो जाती है। उसमें जो वर्टिकल फार्मिंग है, जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो 1 एकड़ से आप कहीं गुना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन ले सकते हैं। अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उन्हें इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पर कैपिटा है वो इंक्रीज हो सकती है। हमें भागकर पाकिस्तान से जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक ट्रेंड आया कि यहाँ से बेशुमार पाकिस्तानी बच्चे बाहर गए, उनका ख्याल ये था कि वहाँ पर कहीं बेहतरी है। अब वहाँ के अपने मसाइल हैं। जो आपको खजाना है वो आपके बैकयार्ड में है, खजाना कहीं दूर मौजूद नहीं है। अगर आपने बाहर जाके टैक्सी चलानी है, बाहर जाके आपने लेबर जॉब करनी है, उससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने जो रिसोर्सेज है उन्हें बिल्ड ऑन करें और अपनी करें। आपको पता है अफ्रीका अपनी ज़रूरियात का 85% खुराक इंपोर्ट करता है, चाहे वो मकई हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो रोज़मर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात हो। इसी तरह सऊदी अरेबिया 20 अरब डॉलर की ग़िज़ाई इंपोर्ट्स हैं उनकी, जो कि हम बखूबी एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से। हमारे पास ये कैपेबिलिटी 26 हमारे पास एग्रीकल्चर वेदर मौजूद हैं। अगर आप इस्लामाबाद को ही देखें, इस्लामाबाद इज सच अ यूनिक प्लेस कि यहाँ पे आप कॉटन भी ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी भी ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑलिव भी ग्रो कर सकते हैं। और वो सारी जो फसलें फूलों की यहाँ पे प्रूव हो गई है कि आप फूलों की इस्लामाबाद बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है कि जो यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट्स में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो सकेंगे। तो ये वो सारी चीजें जो लोगों के जहन में एक चीज़ आती है कि फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगी और पाकिस्तान मौशी लिहाज से भी मजबूत होगा। इस बात को ज़रा समझाइएगा, क्योंकि एज ए बिज़नेस, शायद बिज़नेस पर्सनालिटी आप इस बात को समझ सकते हो। एक आम पाकिस्तानी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। लोग इनफैक्ट इस पे जो है ना वो मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं गाड़ी में पेट्रोल की जगह फ़ॉरेन पॉलिसी भरवा लेता हूँ, मैं घर में जो है गैस की जगह फ़ॉरेन पॉलिसी लगा लेता हूँ। ज़रा ये समझाएँ तो सही कि एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पर पड़ता किस तरीके से है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, एक जो हुकूमत, महंगाई बिल्कुल हुई, इसमें कोई शक नहीं। पेट्रोल महंगा हुआ है, अग्रीड, एक्सेप्टेड। कुछ चीजें हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब हुकूमत ने क्या किया कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो अपनी लेवी कम नहीं की है, उसे उसी परसेंटेज में आपने इंक्रीज कर दिया। हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद था कि जो परसेंटेज के बजाय जितने पैसे वो पेट्रोल पे पहले हुकूमत आवाम से ले रहे थे उतने ही पैसे ले लेते और पेट्रोल की जो कीमत इंक्रीज हुई है वो शामिल कर लेते, लेकिन उन्होंने उसे परसेंटेज में लिया, जो कि गैर मुनासिब चीज़ है। इसी तरह हमने देखा ये जो रिवाज मौजूद है कि महंगाई हो गई है, लिहाजा आपने देखा जो ट्रांसपोर्टर्स है उन्होंने मुश्त जो है कीमतें बढ़ा दी।
तो ये वाला जो ट्रेंड है ये गलत है। अच्छा, अब साथ ही साथ हमने देखना ये है कि मैं आपको पाकिस्तान की पोटेंशियल का थोड़ा सा बता दूं क्या है। जी प्लीज। पाकिस्तान आईएमएफ से 1.4 अरब डॉलर का किस्त का मोहताज रहता है, 1.2-1.4 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। जो हमारा पीएसडीपी है वो टोटल 7-8 अरब डॉलर का है। अच्छा, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में छतों पे सोलर आना शुरू हो गया। अब ताजा तरीन अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 32,000 मेगावाट 32 गीगावाट सोलर जो है पाकिस्तानी अवाम ने आईएमएफ के बगैर, किसी फॉरेन कर्जे के बगैर अवाम ने खुद अपनी छतों पे लगाया है। 32,000 मेगावाट, ये जी। अगर आप कैलकुलेट करने जाए तो किसी भी सूरत बहुत ज्यादा ये 30 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर वॉट। तो 30 अरब डॉलर जो है वो अवाम ने निकाला है। हम आईएमएफ की किस्त के लिए कितने पीछे जाते हैं? 1.4%, 1.4 बिलियन के लिए हम उनकी आईएमएफ की सारी कंडीशनैलिटीज मानने को तैयार हैं। जब हम आईएमएफ से नेगोशिएट कर सकते हैं, जब हम ईरान और अमेरिका के मसाइल हल कर सकते हैं, क्या हम अवाम से नेगोशिएट नहीं कर सकते? जब हमने देखा कि हुकूमत ने पॉलिसी दी बिजली की तो अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, कोई कंडीशनैलिटी नहीं थी उसमें, रुपये में था, और वो हमने देखा कि उसका इम्पैक्ट आया। अभी आप देखिएगा जो हुकूमत के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है वो ये कि इन्होंने मुआहदे किए हुए आईपीपी से, फॉरेन एक्सचेंज में मुआहदे किए हुए, और जो कि तवील मुद्दती हैं, तो आपने वो बिजली भी लेनी है। उन बिजली की क्या कंडीशन है कि आपने वो बिजली लें या ना लें, आपने वो पैसे देने ही देने हमने। जब आपने उनसे वो मुआहदे कर लिए, अब आपने क्या किया कि आपने सोलर की पॉलिसी में चेंज लेके आए कि आप जो जिस कीमत पे बेच रहे हैं, उसकी खरीद रहे हैं, उस कीमत पे नहीं बेचेंगे। खैर हो गया। अब इसका आप आने वाले दिनों में इम्पैक्ट देखिएगा कि 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान में लिथियम बैटरीज जो है वो आना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी। अब जरूरत इस चीज की है, ये पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान में लिथियम की बैटरीज लगाना शुरू कर दें, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। ये वो चीज है जो कि पाकिस्तान में होनी आने वाले दिनों में। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो लिथियम बैटरी में करें। आने से जो सोलर सिस्टम का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे, वो ग्रिड स्टेशन, हमारा जो पावर प्लांट होता था वो वापडा का ही यूज़ करते थे। अगर हम वो वाला यूज़ नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को फिर से जो है नुकसान होगा, और आपको नहीं लगता कि उससे प्राइसेस दोबारा हाई हो जाएंगी? जो हुआ ये कि जो इसका मुश्किल वाला चीज़ है वो ये कि हुकूमत ने एक पॉलिसी दी जिसमें एक डेवलपमेंट हो गई, लेकिन जो प्रीवियस पॉलिसी थी कि आपने कमिटेड है, आपने आईपीपीज को कि जिनकी बिजली आपने दिसंबर में पाकिस्तान को 12,000 मेगावाट की टोटल रिक्वायरमेंट थी, और उस वक्त हम कोई 40,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब वो के मुआहदे किए हुए आपने देने ही देने हैं उन्हें पैसे। अच्छा, अब ये मुआहदे जो वाहिद हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस मुआहदे को एक्सटेंड ना करें, मेहरबानी हुकूमत की ना एक्सटेंड करें। जितने पैसे आईपीपीज ने बना लिए हैं काफ़ी हो गए ना, छोड़ दे कौम की जो जान। जो दूसरी तरफ आपने देखा कि अवाम ने जिसकी इस्तात थी उन्होंने लगा लिया। अब वो जो सिस्टम है नेशनल ग्रिड का, उसमें वो गरीब लोग जो कि सोलर नहीं लगा सके, उन्हें मजबूरन वो बिल भी पे करना पड़ रहा है जो कि उन्होंने बिजली इस्तेमाल नहीं की, और वो जिन्होंने सोलर लगा लिया और उसकी जो बिजली थी उसकी कीमत भी वो लोग पे कर रहे हैं। ये वाला जो मामला है इसका हल यही है कि इवेंचुअली जो अवाम जो है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करे, अपनी तालीम का बंदोबस्त खुद करे, अपनी सेहत का बंदोबस्त खुद करे, अपनी बिजली भी खुद पैदा करेंगे। चलिए, ये तो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर एक और चीज़ है कि हमारी जो 5 पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी इस पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुल्क की मईशत में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ का ही होना चाहिए, लेकिन उनकी सिचुएशन की हम बात करें, आपको उसके बारे में क्या कहना है? इसमें अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर ले तो हमने देखा टेक्सटाइल में 2 तरह की कंपनीज हैं। एक वो है जिन्होंने जो अपनी जो बिजली थी खुद पैदा करना शुरू कर दी, तो वो सोलर पे चले गए, जो
कैप्टिव पावर में चले गए, वहां पे उन्हें इस चीज का इशू नहीं रहा कि हुकूमत कितने की बिजली दे रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो ऑर्गेनाइज नहीं थे और उन्होंने जो बिजली थी वो हुकूमत की महंगे नरगों पे खरीदने पे मजबूर हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, हमने देखना ये है कि दुनिया जो है यूरोप से और अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं। चीन पे जब सैंक्शंस आई अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स की, तो चीन की जो एक्सपोर्ट्स थी अमेरिका को वो कम हुई, लेकिन इस साल चीन ने इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस क्रिएट किया एक्सपोर्ट्स में और अफ्रीका को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे ओवरऑल उनकी 26% ग्रोथ एडिशनल हुई है एक्सपोर्ट्स की। तो जो हमारे ताजिर बरदरी, जो हमारे दोस्त हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो बजाय यूरोपीय कंप्लायंस के, अमेरिकी कंप्लायंस के, नई मार्केट जो ढूंढना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अर्ज करता चलूं, मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई एक हमारे इटालियन सफीर है उनके साथ। तो कहते हैं तुम लोग एट ए टाइम बहुत अक्लमंद और बहुत बेवकूफ हो। मैं कहा जी ये कैसे हो सकती है बात कि आप एट ए टाइम अक्लमंद भी हैं और बेवकूफ भी हैं? कहते हैं अक्लमंद आप लोग इतने हो कि आप दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स पाकिस्तान में बना रहे हो। सियालकोट में बन रहे हैं, फैसलाबाद में बन रहे हैं, लाहौर में बन रहे हैं, कराची में, दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स बना रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना ब्रांड नहीं बनाते। अच्छा, इसका नुकसान क्या है कि आप एक चीज $6 की बेचते हैं, आके वहां पे वो ब्रांड जो है उसे $60 की बेचते हैं। आप सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी मैच कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स मैच कर रहे हैं, सारी कंप्लायंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सफर है इसे सहरा का सफर कहते हैं। जब आप सहरा में जाते हैं ना, आप रास्ता भूलते हैं, एक दफा रास्ता भूलते हैं, 2 दफा रास्ता भूलते हैं, इवेंचुअली आपको सहरा में 2-3 साल में रास्ते याद हो जाते हैं, फिर आप नहीं भटकते। हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है कि नई मार्केट एक्सप्लोर करें और वहां पे, मतलब एक आपने नाम सुना होगा कॉन्गो का। कॉन्गो 11 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है, क्योंकि अफ्रीका में, लिहाजा हम कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, मुल्क ही सही नहीं है। अच्छा, 11 करोड़ लोग, 11 करोड़ बनियाने उन्हें चाहिए ही चाहिए साल की। ये बनियान जो है इंडिया और चीन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैपेबिलिटी हमारी भी है, क्वालिटी हमारी बेहतर है, प्राइसिंग हमारी बेहतर है, लेबर हमारी सस्ती है। अगर हम 11 करोड़ में से 1 करोड़ का भी ऑर्डर उठा लें, दैट इज अ फिनोमिनल साइज जो पाकिस्तान के लिए मौजूद है, कि जिससे एक ग्रोथ हमें नजर आएगी कि हो सकती है। इसी तरह जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल 60% एक्सपोर्ट्स के काबिल हैं, बट द पॉइंट इज कि हमें उसका नज़र नहीं आता ना। जितनी हमारी इंडस्ट्री बेहतर हो रही है, सुनने में यही आ रहा है, लेकिन उसका जो मईशत पे एक रोल होता है, इम्पैक्ट होता है, वो नज़र नहीं आ रहा। व्हाई इज़ दैट सो? क्या उसकी ये वजूहत है कि उनके जो अपने खर्चे हैं, चाहे वो टैक्स हो उन पे लागू हुआ, या फिर जो बिजली की कंजम्पशन की वजह से वो दे रहे हैं जिसकी मद में, हालांकि इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी भी दी गई थी बिजली के प्राइसेस में। मैं अगर आप सच्ची बात पूछे ना जी, जो टेक्सटाइल का जो शोबा है या जो एक्सपोर्ट का शोबा है, बाज़ मुझे लगता है कि इसे जानबूझकर बांधा हुआ है कि एक्सपोर्ट ना हो सके। क्यों? एक जो बहुत ही खामोश सा इशू है जिससे पूरे के पूरे हमारे सिस्टम को चोक हुआ है, वो रिफंड का इशू है। अच्छा, आपने इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिटिवली 2, 4, 5, 10% पे आपने सेल्स की और आपने 16-18% रिफंड जो है आपने सेल्स टैक्स पहले पे किया उसकी इनपुट से। उसके बाद आप मुंतजिर हैं साल कि आपको वो रिफंड मिल जाए। आप नेगेटिव पे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, हमने देखा चीन ने क्या किया कि जो अपने ताजिरों को कहा जाओ दुनिया में जाकर किसी भी कीमत पे सेल्स करके आओ। तो हमने देखा कि 70s में 80s में चीनी अशिया बहुत सस्ती हुआ करती थी, उन्हें कैलकुलेशंस के भी इशू आते थे, यार इतनी सस्ती चीज। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि वो डॉलर्स दुनिया भर से इकट्ठे किए। हुकूमत ने उन्हें ये कहा कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है या तुम्हारा जो भी लॉस है वो हम आपको RMB में पे कर देंगे। ये प्री WTO का एक सीन था कि जहां पर दुनिया भर में चीन गए,
चीनी बिजनेसेस और वहां से डॉलर का फ्लो चीन की तरफ किया, जिसके बाद उन्होंने ग्रो करते करते फिर हमने ये देखा कि आज जहां पे चीन खड़ा हुआ है कि दुनिया भर से उन्होंने जो डिजाइनर्स हैं, जो उनके टॉप नॉच वो जो ह्यूमन रिसोर्स है, उन्हें चीन बुला रहे हैं और उनको मेड इन चाइना क्वालिटी की अपनी प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ आगे। ये वो चीज है जो पाकिस्तानियों को भी करनी है, पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर को भी करनी है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इनोवेशन। चीन अब डार्क फैक्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे बिजली नहीं होगी लाइट्स नहीं होंगी, बिजली तो होगी, लाइट्स नहीं होंगी, और एआई बेस्ड वो फैक्ट्रीज जो है वो काम कर रही होंगी। तो हमने इनोवेशन को छोड़ा हुआ है, हमने नई मार्केट्स को छोड़ा हुआ है, हमने जो कंपेटिटिवनेस के ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी यंग जनरेशन को ट्रेन करना चाहिए कि हम मेड इन पाकिस्तान वाली चीज़ों पे जो है वो हमारा फोकस ज़्यादा हो और ऐसी यूथ जो है वो ऐसे एसेट प्रोड्यूस करें पाकिस्तान जो ख़ुद ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने में कोशा हो। लेकिन सर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को जो सबसे बड़ा बहरान या जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है कि हम इन द रिसेंट अगर हम 4-5 महीने की बात करें, क्योंकि आगे गर्मियाँ बहुत आ रही है और इवन पहले ये होता था कि सर्दियों में गैस नहीं आती थी, अब तो गर्मियों में भी गैस नहीं आती। सो आपको क्या लगता है कि इस बहरान से निपटने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए अगले 4-5 महीने में हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए? जो मुझे इत्तेफाक हुआ जी बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करने का ईरान और पाकिस्तान का, जो वहाँ पे बेख्तियार मुझे हिमायत अली शायर साहब का शेर याद आया, मेरे वतन मुझे यहाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये जो अभी हमारी ट्रांजैक्शंस और डिस्कशंस हो रही हैं ईरान के साथ, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हमारी गैस, हमारा फ्यूल बहुत सस्ते रेट्स पे बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। जो अल्लाह खैरियत के साथ ये जो हफ्ता है इसे मुकम्मल करे, जिससे हमारे ये वाले मसले एनर्जी के राइट अवे रिजॉल्व होने की कवी उम्मीद है। ये वक्त दुआ है कि ये मामले खैरियत से मुकम्मल हो। जो दूसरी चीज ये है कि हमने अपने नौजवानों को अल्टरनेट सॉल्यूशंस देने ही देने हैं। जो अगला सेक्टर है, मैंने अर्ज किया टेक्सटाइल तो हुआ है ना कि हर कोई टेक्सटाइल कर रहा है, जो माइनिंग सेक्टर है वो इससे ज्यादा अहम है। इस वक्त जो पाकिस्तान के माइनिंग रिसोर्सेज है, प्रेशियस मेटल से लेके माइनिंग से लेके जो मार्बल से लेके, ये वो चीजें हैं जो कि अल्लाह ताला ने आपको वदीयत की हुई हैं। इनको अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो इस जो लिथियम है, अगेन लिथियम का जो सोर्स है वो पाकिस्तान में है। हमने 541 ऐसी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की हैं कि जो जिनका रिसोर्स पाकिस्तान में मौजूद है, वो रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें बॉक्साइट की, बॉक्साइट आपका इस्लामाबाद से लेके हरीपुर ये सारा यहाँ पे पाया जाता है। हम ये 2700 रुपए पर टन एक्सपोर्ट करते हैं और कोई $3000 पर टन हम एल्युमिनियम इंपोर्ट करते हैं। हालांकि इसी तरह जो लिथियम है, लिथियम पाकिस्तान में मौजूद है, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे और जो फिनिश गुड्स है लिथियम वो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सदर अयूब के दौर में पाकिस्तान में जो मेजर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ये सारी फैक्ट्रीज लगाने की मदर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे मौजूद है। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं उनको बिल्ड ऑन करना है। उसके ऊपर अगर हुकूमत को कर्जे देने की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि एक्सिम बैंक पाकिस्तान का वजूद में आ चुका है, जो कि इंश्योर करेगा। चीनियों ने जो एक ग्रोथ की, उन्होंने क्या किया कि जो उनके ओवरसीज कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको इंश्योर किया और साथ ही साथ फिर चीनी इदारों ने उन्हें फंड कर दिया। तो पाकिस्तानी एक्सिम बैंक जो है, मतलब कि तौसीफ साहब हो बहुत कुछ सकता है, लेकिन पॉलिसीज जो है ना वो भी मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ बस काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो ऐसे सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान खुद कफील बना सकते हैं, जिसमें अगर हम IT की बात करें,
एग्रीकल्चर की बात करें, मिनरल्स की बात करें, टूरिज़म की बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर्स की बात करें, हर एक के अंदर पोटेंशियल मौजूद हैं, बट वी हैव टू फाइनलाइज द डायरेक्शन और फिर उसकी तरफ सफ़र शुरू करना है। और सफ़र ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है थ्रू SIFC, और पाकिस्तान के डिफरेंट जो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ रही है वो भी खुशाइन बात है, लेकिन एक देरपा पॉलिसी की जो है ना वो ज़रूरत होती है। मेरा ख्याल है जब गवर्नमेंट तब्दील होती है तो पॉलिसीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौसीफ़ साहब आपके वक्त के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से वो समझा रहे थे पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है मौशी और उसके क्या तदारुक के लिए हम लोग कर सकते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि नौजवान अब कौन से बिज़नेस जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। विल टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे तो अगले गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा कॉलमनिस्ट भी हैं। वी हैव विद अस मोहतरमा सनोवर नाजिर साहिबा। सो मैम, लर्निंग डिसेबिलिटी मुख्तलिफ जगहों पे इस पर बात होती हुई दिखती है, लेकिन एक दफ़ा हमारे नाज़रीन के लिए ओवरऑल बताइएगा इसका, फिर हम आगे इसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी यही है जो कि आपको कुछ सीखने में दुश्वारी आती है, बेसिकली तो यही है। और इसका ज़्यादातर दिमाग के खुलियों से ताल्लुक़ होता है। और मैं इसमें अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगी, बट जब मैं इंग्लैंड में थी तो एक मौका आया कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे क्रैश प्रोग्राम करने कि मुझे मौका मिला कि मैं वो करूं, क्रैश प्रोग्राम्स। और उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान की जो वहाँ कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी मुस्लिम, उनको ये होता था कि ऐसे फॉस्टर कैरियर्स चाहिए जो कि उनके बच्चों को, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इंग्लैंड में, वो उनमें हर ख़ानदान में तकरीबन एक बच्चा डिसेबल है। अच्छा जी, बहुत डिसेबल का वो जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, इवन यही। अच्छा, ये सब जो है वो आप काउंट करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी वजह से दुश्वारी आ रही हो। तो इन तीन जो डिसेबिलिटीज़ हैं, इन पे मैंने काम किया। और इसमें जो सबसे अहम बात थी डिसलेक्सिया, क्योंकि मुझे खुद बाद में पता चला कि मैं आई वॉज व्हेन आई वॉज यंग, तो उस वक्त तो ये पता ही नहीं था ना, क्योंकि डिसलेक्सिया के बारे में बहुत अभी रिसेंट, बिल्कुल 2000 में ये पता चला। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि कुछ जो साइंस सिम्टम्स होते हैं हमारे नाज़रीन के लिए भी, हम दोनों के लिए भी शेयर करें, हम भी अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि डिसलेक्सिया एक्चुअली है क्या और इसमें कौन-कौन How you can differentiate if you know the person is having dyslexia? डिसलेक्सिया का बहुत मामूली सा, जैसे मैं आसान ज़बान में उसको आप साइंसी इस्तिलाहात को पीछे रख दें, सिर्फ यह है कि जो बच्चे इसका शिकार होते हैं, बहुत कम उम्र से वालिदैन और टीचर्स को इसके बारे में अपने बच्चों की लिखाई और सुनने और समझने की सलाहियत को देखना होता है। सबसे अहम बात यह है, क्योंकि अगर आप शुरू में ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है उसको दुरुस्त रिकवर करने में। तो इसमें जो बच्चे की जो सबसे पहली जो होती है, एक तो जब वो लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो जो वर्ड लिख रहा है, क्योंकि हम अलिफ बे ABCD और 1 2 सिखाते हैं अपने बच्चे को, तो वो हमेशा उल्टा लिखता है। जैसे 3 को उल्टा बना देगा बच्चा या बच्ची, जीम को उल्टा बना देगा जीम है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका रुख चेंज कर देते हैं सारे ज़मीन पे। यस, सिर्फ ओनली वन फिल्म आई कैन रिलेट टू। यस, तो उसमें ये चीज़ होती है। 1 2 3 में भी 3 को उल्टा कर दिया, तो ये सबसे पहला साइन है। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा की जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी, थोड़े से उनमें, जैसे अब टीचर बोर्ड पे लिख रही है तो बहुत से बच्चे अक्सर होते हैं ना, मैम रुकिएगा हम अभी लिख रहे हैं। ये हमने खुद देखा है। और कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि ये आवाज़ लगाते हैं कि मैम मत मिटाएं ब्लैक बोर्ड से या वाइट बोर्ड से, क्योंकि वो उनको लिखने में थोड़ी देर लगती है एक आम बच्चे के मुकाबले।
अच्छा, इसका कोई जहानत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। ये समझे एक जैसे दिमाग के जो तार हैं उसमें वो तार जो वायरिंग में थोड़ी सी। यस, वो जो हमारे हरूफ को आवाज देते हैं, हमारे वर्ड्स को वॉइस देते हैं, तो उनको डिकोड करने में मसला होता है उन बच्चों को। सोबिया साहिबा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दोज चिल्ड्रन कि वो बच्चों को अपनी बात भी नहीं समझा सकते क्योंकि खुद उनको नहीं पता। एंड इट्स अ वेरी रिसेंट एक्सपीरियंस कि हमें पता लगना शुरू हुआ डिसलेक्सिया के बारे में, ना पेरेंट्स को पता ना टीचर्स को पता है, और वो उनको नालायक तस्वुर करके और आप उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। बुली होते हैं ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा। स्कूल में वालिदैन इवन मारते हैं उनको कि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका जहानत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये बच्चे समहाउ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑटिज्म के बच्चे आप देखें, ऑटिज्म के बच्चे बहुत, हमने उस पे भी फिल्म देख चुके हैं जो कि बिल्कुल। अच्छा सोबिया साहिबा, मुझे ये बताइए कि आप हमने बच्चों की बात कर ली, ठीक, लेकिन ये किस उम्र तक रिकवर होने के मतलब इसके चांसेस होते हैं कि वो बच्चे रिकवर हो सके जिनको डिसलेक्सिया या ऑटिज्म है? और या दूसरी चीज़ ये कि क्या ये सिर्फ बचपन से ही आपको शुरू होते हैं, मतलब लेटर ऑन स्टेज में आपकी लाइफ में क्या स्टार्ट हो सकता है, या नहीं सिर्फ बचपन से ही होता है? ये होता तो बेसिकली बचपन से ही है, हमें है। पता नहीं चलता है, बहुत देर में जाके रियलाइजेशन होती है। डिसलेक्सिया का तो बहुत से एंड तक लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन ऑटिज्म का नज़र आ जाता है, क्योंकि जबकि दोनों बीमारियां जो हैं, या बीमारी सॉरी मुझे नहीं बोलना, डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो दोनों दिमाग से ही ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन दोनों को हम ये बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, डिसलेक्सिया के नहीं। दूसरे उनका जो परसेप्शन होता है दुनिया को देखने का ऑटिज्म के बच्चों का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, फिर वो नज़र मिला के बात नहीं कर सकते, डिसलेक्सिया के बच्चे बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं। तो उसके मुकाबले में ऑटिज्म ज़रा मुश्किल डिसेबिलिटी है, उसको यानी ओवरकम करने के लिए उस प्रॉब्लम को जो वो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं। डिसलेक्सिया ज़्यादा आसान है कि अगर हम उनको पढ़ाने का तरीका वॉइस के थ्रू करें, साउंड के थ्रू। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा डिसलेक्सिया वालों को लोगों के नाम भी याद नहीं रहते, तो वो आप स्पेसिफिक जो है ना वो कोई टारगेट रखते हैं कि अच्छा इस वक्त खुद को आप नाम बोल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ एक कलीग है मेरे दूसरे ऑफिस में, उनको खुद भी डिसलेक्सिया है, उनकी बेटी को भी डिसलेक्सिया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको ना लोगों के नाम याद नहीं रहते। नाम तो आप भी भूल जाते हैं। तो उन्होंने जो है ना हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू है। नाम हमारा वैसे ही अब मसला बन चुका है, हम इतना फोकस नहीं रहते। कोई साइन रख लेते हैं कि मैं इससे जो है ना वो इसका नाम याद रखूंगा। इसी तरह के पैटर्न्स हैं बेसिकली। लेकिन आप आर्ट के थ्रू जो है वो काफी काम कर रही हैं, डिफरेंट वेज ऑफ एजुकेशन की आप अगर हम इसको बात कनेक्ट करें। किस तरह करती हैं? जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, आप उनको आर्ट के थ्रू समझाती हैं, या फिर ये दोनों में क्या कनेक्शन आपके उससे तवज्जुह से महसूस करती हैं आप? क्योंकि बचपन से थिएटर किया है, मैं आई एम कराची आइट, तो वहाँ हमारे ग्रुप हुआ करता था, तो उसमें हम बचपन से ही देखा कि किस तरह से स्ट्रीट थिएटर और जो थिएटर में इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद जब मैं इस्लामाबाद आई हूँ इंग्लैंड के बाद, तो फिर उसके बाद मैंने यही सोचा कि यहाँ हमें कुछ स्टेज प्लेस वगैरह करने चाहिए, थिएटर करना चाहिए। तो उसमें तो हमने जो किया वो तो खैर अलग था, लेकिन यहाँ खैर वो उस तरह की चीज़ें लोग देखना पसंद नहीं करते। हाँ, लेकिन मैंने जिन इदारों के साथ काम किया, यहाँ कर रहे हैं अब इस तरह के जो डिसेबिलिटी का शिकार बच्चे हैं उनके लिए काम हो रहा है, तो वहाँ ऐसे स्पीच थेरेपी होती है उसके लिए। फिर आर्ट के जरिए जैसे उनको, क्योंकि आर्ट का जो काम होता है ना वो सिर्फ आपको सिखाता नहीं है, वो आपको एक एम्पैथी फील कराता है, वो आपको इमोशंस, क्योंकि हमने तारे ज़मीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखें हमें वो फिल्म याद है, हमें डिसलेक्सिया के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक बच्चा अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको वो क्या फील कर रहा है, तो इसलिए वो हमें याद रह गया वो बच्चा। तो अब हम उस पर बात भी कर रहे हैं अब यहाँ बैठे हुए। आई थिंक वैसे भी जो इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ होती है वो बच्चे ज़्यादा जल्दी गेज कर लेते हैं और उसको याद भी रह जाती है, ज़हन नशीन। अच्छा, तो अब आप लोग ने थिएटर्स के थ्रू करते क्या है? स्टोरी लाइन ऐसी होती है जिसमें सेम लाइक तारे ज़मीन की कोई ऐसी कहानी आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उन बच्चों को आप लोग जो है वो थ्रू थिएटर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग करते क्या है थ्रू आर्ट? ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये क्या होता है? इसमें देखें स्कूल में जाकर इस तरह के यहाँ पर और भी ग्रुप्स हैं वो भी यही करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि एनजीओज काम कर रही हैं इस पे ना इस तरह की। अब तो बहुत इसका ग्राफ नीचे आ गया है, लेकिन होता ये रहा है कि इस तरह का जो सेव द चिल्ड्रन है या इस तरह के ये काम करते रहे हैं, और इस तरह बच्चों के लिए, अच्छा बच्चों से ज़्यादा आपको वालिदैन
और टीचर्स को सिखाने की जरूरत अच्छा, होती है। हाँ, ये सबसे बात है, अहम बात सबसे ये पहली बच्चे को तो पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और वो इस प्रॉब्लम को अपनी एक कमजोरी समझ लेता है और वहाँ पर मसाइल शुरू हो जाते हैं बच्चे के साथ। तो ये समझना चाहिए वालिदैन को नंबर 1, उसके बाद स्कूल की टीचर्स को। तो ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़रूरी हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि स्कूल में मेरी क्योंकि मैं तो बिल्कुल इससे नहीं शर्माती हूँ, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम यानी इस तरह के ना डिस्लेक्सिक रहे हुए, सबसे पहले आपको अपने बारे में खुद से, अपनी शख्सियत से वो जुड़ाव होना चाहिए ताकि आप ओन करेंगे तो फिर तो मेरी बेटी के साथ भी हुआ। अच्छा, इसमें दूसरी अहम बात मैं बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे अंग्रेज़ी ज़बान यानी जो भी उर्दू या अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने में और समझने में उनको देर लगती है, और कुछ लोग मैथ में होते हैं, तो ये वेरी करता है। अच्छा, अब जो है ना वो नेक्स्ट प्लान है क्या? इस्लामाबाद में जो स्कूल्स वगैरह अवेलेबल हैं जो डिस्लेक्सिया को सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो बड़े स्कूल्स हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। मुझे बहुत जाके उनको कहना पड़ा कि आप बच्चों को पढ़ाने का तरीक़ेकार दुरुस्त चेंज करें ऐसे बच्चों को। ये जो स्पेशल एजुकेशन की स्कूल है किस चीज़ के लिए हैं? तो यहाँ तो बहुत ही कम है। आपको कहाँ बिल्कुल हार्डली आप उंगलियों पे गिन लें 2-4 के अलावा। हाँ। इतनी बड़ी आबादी है इस्लामाबाद की, पिंडी की। रेशो क्या है इस वक्त पाकिस्तान में डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म या कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप डेटा रजिस्टर हमारे यहाँ अच्छी चीज़ों का नहीं होता, तो ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लोग आइडेंटिफाई बहुत मुश्किल से करते हैं। बहुत मुश्किल है। अच्छा, वैसे हमारे प्रोग्राम में एक खातून आई थी जो कि स्पेशली इसी के लिए स्कूल चलाती हैं, जिसमें वो टीचर्स को ट्रेनिंग देती हैं कि इस तरह के डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ आपने किस तरह ट्रीट करना है। मैं पूछना चाहूँगी, रेशियो तो हमने बताया कि अभी तक हमारे पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्चुअल फॉर्म में मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस इन स्पेशल सेंसिटिव चीज़ों को लेकर कितनी फैली है और कितने आगाह हुए हैं, जैसे मेंटल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से हमारे यहाँ कोई आगाही नहीं थी, इसको कोई चीज़ समझा ही नहीं जाता था। अब लोग इससे अवेयर हो गए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में, डिस्लेक्सिया या फिर ऑटिज्म, लोग इस चीज़ को अब कितना इससे आगाह हो गए हैं और इसके बारे में बात करते हैं? नहीं, अब आगाह हो गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने ये वर्ड सबसे पहले डिस्लेक्सिया का सन 2000 में सुना था। हाँ। हमारे एक दोस्त है, उनकी बेटी को ये प्रॉब्लम था और वो इतने परेशान थे, तो मेरे हस्बैंड चूँकि एजुकेशन से वाबस्ता थे तो उनको मालूम था कि ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो उन्होंने, अच्छा उस वक्त कराची में स्कूल खुल चुके थे इस तरह के, लेकिन यहाँ तो नहीं मालूम था। यानी जब मैं इस शहर में आई हूँ 2006 में, तो उस वक्त जब मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम हो रहा था, मेरी बेटी एक बड़े स्कूल में जा रही थी, उसके बावजूद वहाँ टीचरों को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। फिर मैंने वो तारे ज़मीं के बारे में बात की, मैंने कहा प्लीज़, फिर मैंने एक टीचर को हायर किया अपने घर में और उनको पूरा तरीक़ेकार समझाया कि फोनिक्स के थ्रू, साउंड के थ्रू मेरी बच्ची को आपको। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये करनी पड़ती है ऐसे बच्चों की, अगर आपको आप उनको देख लेते हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, तो फिर आप उनको, उनके वालिदैन को जाके टीचर से बाकायदा आपको थोड़ा सा फाइट करनी पड़ती है कि मेरे बच्चे को इम्तिहान अगर 2 घंटे का है तो मेरे बच्चे को कम से कम 2.5 से 3 घंटे मिले, ठीक, क्योंकि प्रोसेसिंग में वो टाइम लेते हैं। ठीक, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि जो हमारे माशरे में मेंटली या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके साथ या तो बहुत ही इम्तियाजी सलूक रवा किया जाता है या फिर बहुत ही उनको अलग थलग रखा जाता है? नहीं, एक और तीसरा रवैया भी ये होता है कि उन पे इतनी हमदर्दी, इतनी मेहरबानी दिखा के उनको पे जो है तरस दिखा शो करवा के उनको वैसी खुद फील होने लगता है कि हम में कोई कमी है। सो क्या करना चाहिए? क्या उनको ऐसे बच्चों को बिल्कुल एज अ नॉर्मल बच्चों की तरह वो करना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉर्मल समहाउ। कहीं पर बल्कि ज़्यादा व्हाट आई बिलीव उनको बताने से ज़्यादा जो उनके साथ वाले लोग हैं उनको बताने की ज़रूरत है। हम जैसे आम लोग जो हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें तो एक स्पेशल प्रॉब्लम है ना, ठीक है, वो शायद उस चीज़ को समझ ही ना सकते हों, लेकिन अगर हमें अल्लाह ने पूरा तरीके से बनाया तो हम जो उस चीज़ को जो है ना वो समझ क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर भी जो इस वक्त सुन रहे हैं वो इसी चीज़ से अभी अवेयर नहीं है, या फिर अभी दे आर कि वो इससे अवेयरनेस से या फिर कनेक्ट हो रहे हैं, या सो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घबरा भी रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये
कहूँगी क्योंकि चूँकि आर्ट से भी ताल्लुक़ है, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी चीज़ एक तो लोगों को इस पे लिखना चाहिए जो लिखने वाले हैं, और जो हमारे ड्रामे बनते हैं अब सास बहू के ड्रामों से निकले, लव स्टोरीज से बाहर निकले, ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जो कि हमारी नई नस्ल, क्योंकि मैं एक छोटा सा रेशो बता दूं कि इसके बारे में हतमी कोई राय नहीं है, लेकिन फिर भी हर 10 बच्चे में से कम एक बच्चा इसका शिकार है। डिस्लेक्सिया और लर्निंग डिसेबिलिटी नॉर्मल? डिस्लेक्सिया की बात करूंगी मैं ज़्यादा, क्योंकि ये पता चल जाता है ऑटिज्म के बारे में लोग बात करते हुए डरते हैं। तो आप फिल्में बनाएं जिस तरह से तारे ज़मीं पे बनाई गई है, इस तरह के ड्रामे बनाएं तो ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। ठीक, अच्छा वैसे हमने सॉरी आपसे कॉलम्स के बारे में आपके पूछा ही नहीं, क्या नीश क्या है आपके कॉलम्स लिखने की और कहाँ कहाँ छपते हैं? मैं वैसे तो सबसे पहले हम सब से लिखना शुरू किया था, उसके बाद DW डॉल्चे वेले में मैं 4-5 साल लिखती रही। उर्दू इंग्लिश? उर्दू में और उसके बाद जंग में भी कुछ अरसा लिखा, लेकिन मैं बहुत खुल के लिखना चाहती हूँ तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है। क्या आप सोशल इश्यूज पे लिखती हैं, पॉलिटिकल जो हमारे चल रही है, माशी चल रही है, या कोई एक नीश, कोई एक? देखिए नीश नहीं होती है कॉलम लिखने के लिए, हर चीज़ समाज की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें सब इंटरलिंक्ड हैं। चाहे वो सियासत हो, सियासत के बगैर समाज नहीं चल सकता, समाज के बगैर सियासत नहीं चल सकती, और तो ये सारी चीज़ें तो जो भी आपका नीश ही आपकी समाज है, समाज में सारी चीज़ें सारी चीज़ें आ जाती। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। और वैसे भी नाजरीन आपसे भी ये गुजारिश है कि हम आसपास जितने बच्चे देखते हैं, जैसे कि आजकल ये एक चीज़ उभर कर सामने आ रही है कि बच्चे देर से बोलना सीखते हैं। अब उसको आपने लाइटली नहीं लेना कि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि वो कोई डिफरेंटली एबल्ड हो या फिर वो अलग तलग इसीलिए रहना चाहते हो कि कुछ ना कुछ वो चीज़ें महसूस करते हो जो हम नहीं समझ पाते हैं। सो कंसल्ट करना, किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना अब मेरे ख्याल से ये इतना आम हो गया है। पहले ज़माने में इसको समझा जाता था कि शायद मैं ऐसा करूँगा तो मेरे बच्चे को लोग पागल समझेंगे या फिर जो है वो उसको मफलूज समझेंगे। अब इस चीज़ों का दौर नहीं, और वैसे भी जिस चीज़ की मदद हमें मिल सकती है वाई नॉट हम उसके लिए कंसल्टेंसी क्यों ना लें। पाकिस्तान कभी ना भूलो। वेरी नाइस जी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम होता है। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें इस उम्मीद के साथ कि जो है कल जब हम आप लोगों के सामने आएंगे तो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू होने वाले होंगे और उसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा अल्लाह ने के बाद।